हाँ नमस्ते। स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है आज। देखिए, कल मैंने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप समझाया था और आज की क्लास के लिए कल का टॉपिक दिमाग में रहना जरूरी है। जिन्होंने कल क्लास नहीं ली उन्हें वीडियो देखना, तब जाके आज की अटेंड करना, नहीं तो आज की क्लास उन्हें कतई समझ में नहीं आएगी। तो कल मैंने मैग्नीफाइंग पावर पढ़ाई थी, तो मैं थोड़ा सा रिवीजन देता हूं कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप था और कुछ नहीं था, ऊंची दुकान फीका पकवान। ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसी को सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। और इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर आई थी, निकाली तो बीटा अपॉन अल्फा से थी, लेकिन वो निकल के आई थी डी अपॉन यू। ये डी अपॉन यू निकल के आई थी इसकी मैग्नीफाइंग पावर। और ये फार्मूला हर जगह लगेगा, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं, लेकिन फिर भी दो स्पेशल केस बहुत फ्रीक्वेंटली पीछे पूछे जाते हैं कि एक तो नॉर्मल, यदि हम सिंपल माइक्रोस्कोप को इस तरीके से एडजस्टेड कर दें कि उसे हम नॉर्मल एडजस्टमेंट बोले। और नॉर्मल एडजस्टमेंट माने कि माइक्रोस्कोप आपके लिए आपकी आंखों पर इंफिनिटी से है, तो उस केस में नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर आप डायरेक्ट डी अपॉन एफ यूज कर सकते हो, ये भी लगा सकते हो, मना नहीं है। और एक था यदि फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे जब बनी थी, फाइनल इमेज जो बनी थी, तब उस केस में मैग्नीफाइंग पावर ये जो डी अपॉन एफ आया था उसमें +1 और आई थी। याद करो, मैं दो डायग्राम रिवाइज करा रहा हूं, फिर आगे बढ़ूंगा कि एक बार जैसे ये रहा सिंपल माइक्रोस्कोप, ऑब्जेक्ट हमने इसके फोकस पे रखना स्टार्ट किया था, इसके फोकस पे रखा था। तो एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गई थी वो सीधी निकल गई थी, और एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के गई वो इधर फोकस से गई। ये दोनों पैरेलल हो गई, ना आगे मिल रहे ना पीछे, इसको वो ठीक है ना। और इसके पीछे आंखें थी, आंखें ऐसे बना देते हैं, तो इसकी इमेज ये रही या इसकी रिफ्लेक्टेड रे ये रही। इसकी रिफ्लेक्टेड रे आंखों के लिए इंसिडेंट रे थी, तो आंखों के लिए ऑब्जेक्ट ये रहा। क्योंकि आंखों पर लाइट अब इंफिनिटी से आ रही है तो आंखें मैक्सिमम रिलैक्स्ड होंगी। और इस समय मैग्नीफाइंग पावर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये लगा सकते हो, नहीं तो ये डायरेक्ट ये लगा दो। फिर हमने ऑब्जेक्ट को और आगे खिसकाया, हमने कहा चलो थोड़ा और आगे खिसकाते हैं। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड दिस बीटा, इस बीटा से सेटिस्फाइड नहीं थे तो हमने इस ऑब्जेक्ट को और आगे ले गए थे, याद है ना, थोड़ा और आगे ले गए थे, थोड़ा और जहां पे आप सेटिस्फाई हो जाओ वहां रुक जाओ। लेकिन आप सेटिस्फाई हो ही नहीं रहे, तो फिर इस लेंस ने हमसे कहा था कि भैया मैं कोई भगवान नहीं हूं। एक स्टेज ऐसी कि हमने ऑब्जेक्ट को खिसकाते खिसकाते इमेजिन करो यहां ले आए, ठीक है। तो एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो ऐसे चली जाएगी, ठीक है। और एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वो फोकस से चली गई। तो ये यहां पे मिलते हुए दिखे। और सपोज करो दिस इज इमेज, और ये यदि 25 सेंटीमीटर हो गया, ये सोचो इस फिगर में जो इमेज 25 सेंटीमीटर पर है, इस फिगर में वो इमेज इंफिनिटी पर थी, ठीक। इसको खिसका के वो खिसक के यहां आ गई। अब इसकी इमेज आंखों के लिए तो ऑब्जेक्ट थी ना, ये आंखें पीछे। अब बताइए आंखों के लिए ही ऑब्जेक्ट है कि नहीं? ये है IL लिख देता हूं, इमेज फॉर लेंस, बट ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस है ना। अब ये इसकी मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है। इस समय एंगल और बढ़ गया। अब इससे आगे आप नहीं खिसका सकते, क्योंकि इससे आगे खिसकाओगे तो ये खिसक जाएगा, फिर वो आंखों को कंफर्टेबल नहीं होगा। ये कल का रिवीजन। और इस केस में मैग्नीफाइंग पावर आप ये लगाओगे, ये वाली इस केस में। और इसके और इसके बीच में यदि आप नहीं सेटिस्फाइड हो चुके हो, भाई आप ऑब्जेक्ट को यहां से लेके यहां तक खिसका के ले आए। पहले ऑब्जेक्ट यहां पर है, देखो F पर, उसे खिसका के यदि ऑब्जेक्ट यहां हो तब क्या लगाओगे, तब ये है। मतलब यूनिवर्सल फॉर्मूला सिंपल माइक्रोस्कोप का ये है, पर जनरली सिंपल माइक्रोस्कोप में ये दो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो इसका डायरेक्ट भी लगा देते हैं। चलिए सवाल शुरुआत करते हैं 9.28 से। अब क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ी सी एडिट होके आई है नई वाली, तो कुछ सवाल मेरे पास तो पुरानी है, इसके क्वेश्चन की नंबरिंग थोड़ी डिस्टर्बिंग हो सकती है, ठीक है। मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है, क्वेश्चन की जो क्योंकि नई एनसीईआरटी में ना कुछ बीच के सवाल हटा दिए हैं क्योंकि वो सिलेबस में नहीं रहे, ठीक है। मतलब मेरे में टोटल 38 क्वेश्चन है, लेकिन जिनके पास नई एनसीईआरटी होगी उनके पास 32 क्वेश्चन होंगे। इसका मतलब 6 क्वेश्चन गायब किए। उस 6 क्वेश्चन गायब होने की वजह से थोड़ा सीक्वेंस डिस्टर्ब हो सकता है।
वैसे मैं जान सकता हूं कि किसकी एनसीईआरटी में 32 क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ बच्चों के तो ये बात भी मुझे कल परसों ही पता चली कि एनसीईआरटी को अपडेट कर दिया है। हर्ष के में 32 क्वेश्चन है, देव के में भी है ना। तो मैं पुरानी एनसीईआरटी का मैं ये नहीं कह सकता कि आपके पास, तो सवाल करते हैं, समझ जाओगे क्वेश्चन की लैंग्वेज से। मेरे में 9.28 है और आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से ढूंढ लेना आपके में कौन से। अ मैन विद नॉर्मल नियर पॉइंट, नॉर्मल नियर पॉइंट है फिर भी ब्रैकेट में लिख दिया 25 सेंटीमीटर, रीड्स अ बुक विद स्मॉल प्रिंट यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास। जैसे यही बुक ले लो और ये मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए ये ऑब्जेक्ट होगी ना भाई। यदि मैं सपोज करो मेरे पास मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में ये है, यूं पढ़ रहा हूं, तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया ना। अब आगे क्या कह रहा है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंस at which he should keep the lens from the pages so that he can read the book when viewing through the magnifying glass। और दूसरा सवाल, एक काम करते हैं, दूसरा पहले कर लेते हैं भी, जो आसान हो पहले आसान बॉल पे खेलना चाहिए ना। वो कह रहा है व्हाट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन, ब्रैकेट में लगा है मैग्नीफाइंग पावर पॉसिबल यूजिंग ऐप ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। आपको ध्यान है ना, मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम से मिनिमम कब आती है, जब बंदा नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाई नॉर्मल एडजस्टमेंट में यूज कर रहा होता है। और उस केस में आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो D/F। ये मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कल बताई थी, कल के लेक्चर को बार बार देखते रहना, ठीक। तो D कितना होता है, 25 होता है और फोकल लेंथ 5 है, तो यानी मैग्नीफाइंग पावर जो मिनिमम से मिनिमम देगा ये 5 देगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा है उसने, इस सिंपल माइक्रोस्कोप से हम मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर की क्या उम्मीद करें। तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर तब जनरेट होती है जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनती है, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो अभी रिवाइज कराया था D/F+1। तो ये तो 5 आया ही था, एक और जोड़ दो तो ये 6 हो गई। ये मैंने पहले बी क्वेश्चन करा दिया, फर्स्ट सेकंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ए। अब हम सिंपल माइक्रोस्कोप को यदि यूज करते हैं, देखो सिंपल माइक्रोस्कोप ये रहा, मैंने गलती कर दी, उस फिगर को मिटाना नहीं चाहिए था, दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो या तो हम ऑब्जेक्ट को देखो यहां रखते हैं एफ पर, आपके मजे आगे दोबारा सीखने को मिल रहा है, ये एफ है। तो एक बार रे डायग्राम फिर से जनरेट कर देता हूं। यदि ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो एक रे जो यूं जाती है वो यूं चली जाती है, और एक यूं जाती है वो पैरेलल चली जाती है, ये इंफिनिटी। और पीछे हमारी आंखें, ये हमारी आंखें। तो बताइए आंखों के लिए, ठीक है, उसने ये बोला है कि एक तो ये यूं निकालो, क्योंकि इससे इधर रखने पर मैग्निफिकेशन चालू नहीं होती, यहां से तो शुरुआत होती है नॉर्मल एडजस्टमेंट। बताओ आंखों के लिए इंफिनिटी से आ रही है ना, यहां से शुरुआत होती है और यहां पर एंड हो जाती है। ये वही फिगर है जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, मुझे ध्यान नहीं था, मैंने भूल गया। अब इस ऑब्जेक्ट को आगे खिसकाओ, आगे खिसकाओ, आगे खिसकाओ, लास्ट कितना खिसका सकते हो, लास्ट हम उतना खिसका सकते हैं कि फाइनल इमेज, अभी बताता हूँ, रे डायग्राम बनाते हैं। एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और आप भी बेटा चालाकियां सीखो, एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो ऐसे जाएगी, ठीक है, चालाकियां सीखो, एक ही बार में साफ सुथरा फिगर बनता है, ठीक है, बिना किसी स्केल के, क्योंकि मैं पहले ही मिला लेता हूं। तो एक रे जो यू गई वो ये ऐसे गई। अब बताइए सॉरी बेटा, ये यू पूछा है उसने, ये वाला, ये यू कितना होगा, अच्छा ये 25 है। तो ये शुरुआत करता है सिंपल माइक्रोस्कोप यहां से मैग्नीफाइंग पावर देने की, और यहां एंड कर देता है। तो यानी इस ऑब्जेक्ट को या तो आप इतनी दूर रखोगे या फिर इतनी पास रखोगे, बस इससे दूर नहीं रखना, इससे पास नहीं रखना। तो उसने ये दोनों यू पूछे। एक बार सवाल मैं पढ़ देता हूं फिर से। उसने ये पूछा है व्हाट इज द क्लोजेस्ट, दिस इज क्लोजेस्ट, एंड व्हाट इज द फारदेस्ट, दिस इज फारदेस्ट। क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंस एट विच ही शुड कीप द लेंस फ्रॉम द पेज। ये पेज है, ध्यान रखना पेज, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ रहा था ना, ध्यान करो ऐसे पढ़ रहा था। तो ये लेंस हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, मेरी आंखें ऐसे हो गई, ठीक है। तो लेंस के लिए, इस लेंस के लिए ये लेटर्स ऑब्जेक्ट हो गए ना। तो सवाल समझ में आ गया या नहीं आ गया, जल्दी बताओ। सवाल समझ में आ गया ना, कि एक बार हमको ये यू निकालना है, एक बार ये यू। तो अब ये यू निकालना कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, क्योंकि इस वाले सवाल में इसकी फोकल लेंथ हमको दे ही रखी है 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे ही रखी है 5 सेंटीमीटर। तो बताना हमारे पास लेंस इक्वेशन जिंदाबाद, 1/v
माइनस 1/u 1/f होती है लेंस इक्वेशन। एक बार इसके लिए यूज कर रहा हूं मैं, एक बार इसके लिए यूज करता हूं, बताओ v कितना है इसमें, इस लेंस के लिए यूज कर रहा हूं दिस, क्योंकि मुझे इसकी फोकल लेंथ पता है ना, तो इस लेंस की इमेज मुझे पता है ना इंफिनिटी पर है, तो ठीक है माइनस इंफिनिटी रख दी, माइनस यू कितना रख दो, यू पता नहीं है, यू तो निकालना ही है, और फोकल लेंथ कितनी है 1/5। वैसे तो डायरेक्ट पता होनी चाहिए किसी को, मैं तो फॉर्मूला लगा रहा हूं जबरदस्ती, ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे रखा होगा तभी तो फोकल लेंथ वो इनफाइनाइट पे बन रही है, लेकिन बाई चांस याद नहीं रहा तो मैंने v की जगह इनफाइनाइट रख दिया, u की जगह क्या रख दिया, u पता नहीं, और इसकी फोकल लेंथ +5, तो पता ना ये तो 0 हो गया, -1/u इक्वल टू 1/5, u की वैल्यू -5 सेंटीमीटर। ये इस वाले केस में, यानी ऑब्जेक्ट या तो 5 सेंटीमीटर पे रखो या फिर पास लाओ लास्ट यहाँ पे। अब इसकी इस सिचुएशन में लगाए, इस सिचुएशन में, अब इस सिचुएशन में इस सिनेरियो में हमें ये यू निकालना है, पर इस लेंस की फोकल लेंथ पता है, और इस समय इमेज कितनी डिस्टेंस पे बन रही है, इमेज दोनों उंगलियां देखिए मेरी है, इमेज 25 सेंटीमीटर पर बन रही है, तो जब मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा 1/v, इधर ही बनना है ना इमेज, ये इस लेंस की इमेज तो ये है ना, क्योंकि मैं इस लेंस के लिए लेंस इक्वेशन यूज कर रहा हूं, तो इस लेंस के लिए इमेज यहां पर है -25, u हमें पता नहीं, और फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ तो वही 1/5 है, प्लस के 5 सॉरी, तो -u 1/5 + 1/25 6/25, तो u इक्वल टू -25/6 सेंटीमीटर, ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी या तो ऑब्जेक्ट यहां रखो या यहां, इतना इससे पास मत रखना, इससे दूर मत रखना, यदि सिंपल माइक्रोस्कोप को आपको तमीज से काम लेना है तो। होप कि आप ये समझ पा रहे हो, बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। कि मैंने पहले दूसरा सवाल करा दिया, फिर उसने ये पूछा कितने और कितने डिस्टेंस पे रख सकते हो, इससे ज्यादा दूर मत रखना, यहां से शुरुआत करता है वो अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने की, और यहाँ इसकी लिमिट खत्म हो जाती है। अब एक और चीज, मैं एक चीज और दिखाता हूं जिससे आपका ये और मजबूत होना तो चाहिए। मान लो आपको ये फॉर्मूले नहीं याद, ये वाले और ये वाले, तो एक फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मैग्नीफाइंग पावर हर केस में d/u होती है, मैग्नीफाइंग पावर d/u होती है, बस 100 बातों की एक बात, मैग्नीफाइंग पावर d/u होती है। अब बताइए इस वाले केस में, ये वाला केस कौन सा है, ये आप बताइए, u आप निकाल चुके हो ना -5 है ना, d की जगह रख देता हूं 25, और u की जगह क्या रख दूं, u की जगह -5, लेकिन हमें मॉड रखना है ना, तो +5, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गई 5, यानी इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर आएगी 5। गौर से देखो, नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर d/f से 5 ही आ रही थी, और ये यहां से वो शुरुआत करता है मैग्नीफाइंग पावर देने की, यहां से तो उसकी शुरुआत है अभी, और यहाँ एंड होता है, तो शुरुआत है तो ये मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर है, यही है मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। अभी तो उसने अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना अभी शुरुआत की है। ऐसे यहां पर मान लो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं, ये वाला फॉर्मूला भूल गए, d/f + 1, तो कोई बात नहीं, d/u तो है ना, तो बताना इस सिनारियो में d तो 25 ही रहेगा, u कितना है -25/6, लेकिन वो माइनस हटा के बात करेंगे, मोड लग रहा है, तो 25/6, 6 ऊपर पहुंच गया, तो देख रहे हो ये मैग्नीफाइंग पावर 6 है, लेकिन इसके आगे आप ला नहीं सकते, तो ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर हुई ना, ये मिनिमम हुई। तो ये एक सवाल हमने स्टार्ट किया, एक हल्का फुल्का सवाल कल वाले पड़े हुए टॉपिक पे, आप लोगों ने साथ नहीं दिया, नहीं तो मैं तो कल ही खत्म कराता इनको सवालों को। चलो कोई नहीं, अब बेटा मैं 29, 30 और 31 ये 3 सवाल अलग अलग जरूर है, लेकिन ये पूरा एक ही फ्लो में चल रहा है सवाल। 29वें में, फिर 30वें में कहता है कि 29वें में तुमने ये किया ना, यदि ये करते तो, फिर 31वें में ये कहता है कि ऐसा करो, तो ये तीनों एक ही सवाल है। करना शुरुआत करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, ठीक है बेटा, चलिए हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 28 नहीं 29 से 9.29, इसी के अगला सवाल है 29, मैं बोल रहा हूं 29, 28 लिखा हुआ। अब वो कह रहा है अ कार्ड शीट, एक कार्ड शीट है,
इज डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स। उसको स्क्वायरों में काट दिया होगा, स्क्वायर्स में है नहीं, ईच ऑफ साइज 1 mm स्क्वायर। अब यूनिट पे ध्यान दो, साइज 1 mm स्क्वायर है तो ये एरिया की डायमेंशन हुई ना, साइज का मतलब, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ ईच, बताना एरिया ऑफ स्क्वायर, सिंस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 100 ही था ना, मैंने क्या पढ़ा भूल गया मैं, क्या है 1 mm, सॉरी 1 mm स्क्वायर। तो बताना स्क्वायर है उसका एरिया इतना है, तो साइड कितनी हुई बोलो, इसलिए ईच साइड ऑफ स्क्वायर बोलो। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, एरिया है स्क्वायर है ना, स्क्वायर दे रखा है उसका एरिया, किसी भी स्क्वायर की सभी साइड है ना। तो यदि ये ए इसका मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो ए तो 1 हुआ ना, 1 mm, और ये 1 mm H1 का काम करेगा। H1 भूल गया क्या, H1 माने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की हाइट 1 mm, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ही तो है स्क्वायर, उसकी हाइट, और हमने ऑब्जेक्ट की हाइट को H1 से रिप्रेजेंट किया। अब क्या कह रहा है वो, इज बीइंग व्यूड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मतलब इमेजिन करो ये एक कार्ड शीट है, ये कार्ड है ना, और ये मेरे पास वही मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसको मैं यूं देख रहा हूं इसको, ठीक है, इधर से देख रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं, कहीं भी रख लो, ऐसे देख रहा हूं। ये जो दूरी है आपस में वो 9 सेंटीमीटर है ये, ठीक है ना, 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख के। इसकी फोकल लेंथ एनसीईआरटी में गलत दे रखी है, इसे 10 कर लीजिए। इसकी 9 दे रखी है पर इसे 10 कर लीजिए, ठीक है। तो 1 mm is being viewed at a distance of 9 सेंटीमीटर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि कन्वर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ उसे 9 की जगह 10 कर लीजिए, हेल्ड क्लोज टू आई। मतलब ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ये आंखों के करीब है, इससे मैं कार्ड देखूंगा, ठीक है। इसकी मुझे हाइट पता है कितनी है 1 mm, ठीक है। तो पहले मैं एक हल्का सा काम चलाऊ फिगर बनाता हूं। सीन ये है कि ये रहा मेरे पास मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, ये रहा मैग्नीफाइंग ग्लास। इसकी फोकल लेंथ सही कर लीजिए, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स है तो राजी नहीं कर रहे जी, प्लस ही होगी। अब ऑब्जेक्ट, अब बताना है यदि 10 पर है और ऑब्जेक्ट रखा है 9 पर, तो मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, देखेंगे, देखिए ये रहा ऑब्जेक्ट, और ये 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है जैसा सवाल बोल चुका है। अब गौर से सुनो, फोकस तो यहां आएगा ना इसका, क्योंकि फोकस 10 सेंटीमीटर पर है ना। ये मेरी दोनों उंगलियां देखो, क्योंकि ये 9 पर है, फोकस 10 पर है, ये क्योंकि ये 9 है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इधर है। तो हल्का सा आइडिया पढ़ने वालों को तो हो ही गया होगा कि इमेज उधर, इरेक्ट, एनलार्ज ऐसी बनेगी, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला जिंदाबाद। और इसकी जो हाइट है ये 1 mm की हाइट है, वो मैंने यहां निकाल ली थी, यानी मैंने एक हल्का सा फिगर बना लिया। अब पहला सवाल, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, यानी अभी एक सिंपल लेंस इक्वेशन का सवाल है ये, हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन अ वर्चुअल इमेज। तो चलिए फटाफट देखेंगे, पता ना 1/v माइनस 1/u 1/f होता है, लेंस है तो लेंस इक्वेशन लगेगी। अब इस सवाल में u कितना है, u है -9, रख दिया -9, f कितना है +10, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, वहां जाके माइनस होगा, तो v की वैल्यू -90 सेंटीमीटर आती है। एक ऑर्डिनरी लेंस इक्वेशन लगाया और मैंने वही लेंस इक्वेशन जो बताया ABCD, v -90 यानी उल्लंघी उधर की साइड ही, 9 इससे 10 गुना दूरी पर, 9 इससे 10 गुना दूरी पर 90। चलो वहां तक 10 गुना तो नहीं दिखा पा रहा, मैं यहां दिखा देता हूं। ये इसकी इमेज बन गई, दिस इज इमेज, आई लिख दिया मैंने, ये आई दिख रहा है, कैमरे में आ रहा है ना, है कैमरे में आ रहा है ना, हाँ आई, ठीक। अब आपको कैसे चलो, अब आप कुछ लोग शक करेंगे, सर आपने 90 निकाला है, माइनस तो चलो समझ जाते हैं 90 की दूरी पर, आपने बड़ी क्यों बनाई है। क्योंकि मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैं इतना पढ़ चुका हूं कि जब कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है तो बड़ी बनाएगा अल्लाह। लेकिन बाई चांस आपको नहीं रट पाए तो हमारे पास अभी कहानी पूरी हुई कहां है। ये फॉर्मूला पोजीशन निकालने के लिए यूज होता है। अब एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी तो है ना, m बराबर v अपॉन
मैग्निफिकेशन H2 अपॉन H1 इक्वल टू V अपॉन U। बोलो, ये फॉर्मूला मैग्निफिकेशन निकालने के काम में आ जाएगा। अब H2 जिसके बारे में नहीं पता, हमें नहीं पता, एक्टिंग करो, मैंने मिटा दिया, इमेज मिटा दी, मुझे नहीं पता कैसी बनेगी, तो H2 की जगह H2, H1 की जगह +1 mm है ना, +1 mm। V कितना डालू, V आपने -90 निकाला है सेंटीमीटर, और U -9 सेंटीमीटर। तो गौर से देखिए, माइनस माइनस कट गया, 10 हो गया, ये यूनिट कट गई सेंटीमीटर, तो H2 आ रहा है +10 mm। लो, दूध का दूध पानी का पानी, प्लस 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 मतलब इरेक्ट 10 mm, यानी 1 mm का ऑब्जेक्ट 10 mm की इमेज एनलार्ज बननी थी। क्लियर है ना? अच्छा, मैग्निफिकेशन और निकालना था, तो एक चीज और कर देते हैं, वैसे तो मैंने निकाल। अच्छा ये बताइए, जब H2 ये आ गया है ना, तो एक छोटी सी बात बताइए, ये 1 mm का स्क्वायर है, इसकी सारी साइड 1 mm की है, सारी साइड 1 mm की है। अब जो इमेज बनी वो एनलार्ज बन गई है, अब इसकी सारी साइड 10 mm की होंगी, तो एरिया ऑफ इमेज स्क्वायर कितना हुआ बोलो? एरिया ऑफ इमेज स्क्वायर, जो इमेज बनी है, यानी ये जो मैंने 1 डायमेंशनली दिखा दिया है, 1 डायमेंशनली दिखा दिया है एरिया, वरना सीन तो ऐसे हुआ होगा, देखो सीन ऐसे हुआ होगा, ये ऑब्जेक्ट स्क्वायर ऐसे रहा होगा, ऐसे ऐसे स्क्वायर की तरह बनना, और इमेज स्क्वायर ऐसे बनी होगी। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ऐसे रहा होगा, समझ रहे हो कि नहीं भाई? मैंने 2 डायमेंशनल व्यू नहीं दिखाया, ऑब्जेक्ट ये रहा होगा और स्क्वायर की तरह सोचना है, ऐसे रखो, ऐसे, ठीक है, और इमेज, तो सीधी सी बात है, H2 का स्क्वायर कर दीजिए, और H2 का स्क्वायर करोगे तो ये 100 mm स्क्वायर। तो एक सवाल में ये भी पूछा था, क्या पूछा है उसने? पहला, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, मैग्निफिकेशन तो निकाला ही नहीं हमने, एंड मैग्निफिकेशन बोलो H2 अपॉन H1 या V अपॉन U, कहीं से भी निकाल लो। अच्छा बताओ, V अपॉन U किसी से भी निकाल लो, कितना आ रहा है मैग्निफिकेशन बोलो? आपसे पूछना चाह रहा हूं भाई और बहनों, मैं आपसे पूछता हूं, मैग्निफिकेशन इसका गलत है। अरे मैग्निफिकेशन, क्या बात कर रहे हो? हाँ हर्ष, देव ठीक है, देव और हर्ष का ठीक है, चाहे H2 अपॉन H1 से निकाल लो, चाहे V अपॉन U से निकाल लो। जी हाँ जैन, +10 आ रहा है। देखो कैसे, H2 अपॉन H1 लगाओगे, H2 +10 mm है और H1 +1 mm है, तो +10 आ गया ना? नहीं, हम ऐसे नहीं निकालेंगे V अपॉन U से, वो ठीक है, -90 है, वो -9 है, आ रहा है ना +10, खत्म। तो मैग्निफिकेशन +10 आ रहा है। ये इस सवाल का पहला क्वेश्चन हुआ, ए डाल दिया मैंने, ए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा इसने? व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। अब मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है हमको बेटा, मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, ठीक है। अब बताओ मैग्नीफाइंग पावर, बी क्वेश्चन, मैग्नीफाइंग पावर बीटा अपॉन अल्फा, जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप में डी अपॉन यू कन्वर्ट हो जाएगी, डी अपॉन यू। अब ये कोई अच्छा, ये ना तो नॉर्मल एडजस्टमेंट है भैया और बहनों। इशिका पीछे से आंसर देख रही है या तेरा आंसर 25/9 आ रहा है? ये बता, ये बता, पीछे से आंसर देख रही है या तेरा 25/9 आ रहा है? ये बता, मेले तेरा आ रहा है 25/9, ये पीछे 25/9 आ रहा है? जल्दी बता, जल्दी। तेरा क्यों आ रहा है 25/9? आई डोंट नो, क्यों आएगा 25/9? क्यों आएगा? V अपॉन यू आपके सामने मैंने कैलकुलेशन क्यों ही तो है, क्यों ही तो है कि V अपॉन यू, V आपका -90 है, U आपका -9, काटो 10 आ रहा है ना, और लड़कियों को भी तो काटना अच्छे से आता है ना। और H2 अपॉन H1, H2 अपॉन H1, H2 +10 है और वो +1 है, तो भी तो 10 आ रहा है आपका। मुझे अपना स्क्रीनशॉट वैसे भेज देना, आई डोंट नो कि 25/9 कैसे आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं। चलिए अब इधर देखते हैं, अब मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, डी अपॉन यू। मैग्नी ए भगवान सुन, ये स्मॉल एम पूछा है उसने, अब कैपिटल एम अब निकालेंगे, कैपिटल एन अब निकाल रहे हैं हम। ये स्मॉल एन तो वो है जो पास में पड़े हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन, और जो तू डी अपॉन यू कह रही है वो मैग्नीफाइंग पावर होती है। अब लगेगा फॉर्मूला,
हाँ तो क्यों निकाल दिया, कैपिटल निकाल दिया। चलिए हाँ तो डी। अब मैग्नीफाइंग पावर उसने बी क्वेश्चन में पूछी है ना, ठीक है। अच्छा नोट्स में पहले वो निकल रहा है, ऐसा तो नहीं है इसका कि नोट्स जो दिए उसमें पहले वो निकाल दिया है। ओह ये बात है शायद। चलिए अब पहले मुझे बताइए, क्या यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर का डी अपॉन एफ ये वाला फॉर्मूला इनमें से कोई नहीं लगेगा? इनमें से कोई नहीं लग सकता? ये नहीं लग सकता? नहीं लग सकता ना ये ना ये, क्योंकि ये लगता है कंडीशन अप्लाइड, ये लगता है कंडीशन अप्लाइड, ये लगता है नॉर्मल एडजस्टमेंट में। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट तो है नहीं, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे तो बन नहीं रही, आंखों के लिए वो ऑब्जेक्ट है, और ना ही 25 सेंटीमीटर पे बन रही। ये लगता है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, और ये लगता है जब फाइनल इमेज 25 पे बन रही हो। तो ना ये 25 पे बन रही, तो फिर तो ना ये लगेगा ना ये लगेगा, यही लगेगा डी अपॉन यू। तो बताइए डी की जगह क्या लगाऊं मैं? डी 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 का डी, सॉरी कहां होगा, सॉरी मैं भी क्या कर रहा हूं, 25। डी तो 25 ही होता है ना, और यू कितना था हमारा? यू -9, पर वो मॉड रखते हैं ना, तो 25 अपॉन 9, ये इसकी मैग्नीफाइंग पावर आ गई। सी क्वेश्चन, सी क्वेश्चन उसने पूछा है, क्या हमारा मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन इक्वल आ रहा है? चेक कर लो, आपके स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है? स्मॉल एम की वैल्यू +10 है, और कैपिटल एम की वैल्यू 25/9 आ रही है। साफ दिख रहा है एम और एम बराबर नहीं है, नहीं है बराबर। क्या कह रही है इसका भैया, नोट्स में स्मॉल एम ही पहले मैंने कैपिटल निकाल दिया था। अच्छा चल कोई नहीं, ओके छोड़ दे टॉपिक उसको, अब कहानी खत्म। तूने सॉरी बोल दी, मैंने मान ली, बस ठीक। तेरे को समझ में आना चाहिए, बस तेरे को समझ में आना चाहिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य कि बच्चों को समझ में आए बस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने डायलॉग बहुत अच्छा मारा, कौन सा डायलॉग निकल गया मेरे मुंह से? कुछ भी कहो, कौन सा? अब बता। अच्छा काटने वाला, ओके हाँ चल यार, दो क्यों कहने की बात है, छोड़ो चलो चलो। हाँ क्वेश्चन नंबर 9.30। सॉरी गर्ल्स, ये नहीं, ये जोक्स के लिए मारता हूं मैं, जोक्स। 9.30, हाँ 9.30 क्या कह रहा है? एट व्हाट डिस्टेंस शुड, ये इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है। वो कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द लेंस बी हेल्ड फ्रॉम द फिगर इन एक्सरसाइज 9.29। यही तो है 9.29। तो लेंस अब कितनी दूरी पर रखते हैं? इन ऑर्डर टू व्यू द स्क्वायर डिस्टिंक्टली, इन ऑर्डर टू व्यू द स्क्वायर डिस्टिंक्टली विद मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर। कुछ जोक लड़कों पे भी मार दिया करो। अच्छा चल ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगा। एक्चुअली फितरत में मैं लड़का हूं, तो इसलिए मैं भी तो चोट खाया इंसान हूं, तो इसलिए वो निकल जाता है, वो मेरी पास ना इस जोक के रूप में निकलती है, ठीक। हाँ तो चलिए अब सवाल क्या कह रहे हैं, सॉरी, कि इस क्वेश्चन में हम ये डिस्टेंस क्या कर दें, ये वाली, जिससे कि in order to view the square distinctly with maximum possible magnifying power। अब सवाल की लैंग्वेज की इंटेंसिटी देखो, अपने आप समझ जाओ क्या चाह रहा है वो। बताओ क्या चाह रहा है वो? क्या कह रहा है कि वो चाह रहा है कि हम स्क्वायरों को डिस्टिंक्टली भी देखें, क्लियर भी देखें, और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर से देखें। तो इसका मतलब यदि आपने सिंपल माइक्रोस्कोप तमीज से पढ़ा है, तो इनडायरेक्टली यू की वैल्यू इस तरीके से होनी चाहिए कि फाइनल इमेज यहां बने, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऐसी हो कि फाइनल इमेज 25 पर बने। बोलो ये लैंग्वेज आप सबको कैच हुई कि नहीं हुई? क्योंकि सवाल कह रहा है कि ऑब्जेक्ट हम ऐसी डिस्टेंस पे रखना चाहें, हम किस डिस्टेंस पे रखें जिससे कि हम स्क्वायरों को क्लियरली, डिस्टिंक्टली और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के थ्रू देखें। तो बताना, लेंस अपनी मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर इस सिचुएशन में देता है ना? याद आ रहा है नहीं? किस सिचुएशन में? क्योंकि यदि मैं इसको आगे खिसकाऊंगा तो ये आगे खिसक जाएगा, तो 25 पे ही रोक दो। तो अब आ जाइए, सिंपल v पता है, इसकी फोकल लेंथ आपको पता है, कितनी थी फोकल लेंथ? +10 है ना? यू निकालो यू, आप पीछे से आंसर मैच करो। चलो ये मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं थोड़ी देर के लिए। आपको ना लैंग्वेज ये समझ में आनी चाहिए थी कि उसने खुल के नहीं बोला 25 पे। ये आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर इज जनरेटेड
व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड बाय द लेंस एट 25। तो अब बताओ, v आपको पता है, f आपको पता है, कॉपी पेन चलाओ, इतनी देर नहीं दूंगा, इतनी देर लगती है यू निकालने में, फिर तो बहुत सारी मीटिंग जाएंगी आज सवाल में। तो ये मैं हर्ष का आंसर मान लेता हूं, हर्ष का आ रहा है u इक्वल टू -50/7। बाकी लोग इसे कंफर्म करो। हाँ, टीना का भी यही है, ऑलमोस्ट सबका यही है, तो यही मान लेता हूं फिर मैं। ऐसा कोई है हमारी कुनवे का, हमारी टीम में कोई है जिसका ये आंसर भी नहीं आया हो आज की डेट में? यदि ये आंसर भी नहीं आया तो उसको आज की क्लास बंद कर दे, चुपचाप जाके पुरानी वीडियो देखे वो, क्योंकि जब आप अभी तक ये यू नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है। तो उसने ये बोला, चलो सबका आंसर आ गया और सब समझदार है कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, लेंस इक्वेशन 1/v - 1/u 1/f। v हमें पता है -25 रखेंगे, -25 रखेंगे, फोकल लेंथ +10 रखेंगे, u ये आ रहा है। अब इसमें आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन इन दिस केस। अब इस केस में मैग्निफिकेशन निकालो, निकाले। अब मैग्निफिकेशन बेटा v/u से भी निकाल सकते हो ना। अब एक चीज ध्यान रखना, अब S2/H1 मत लगाना, क्योंकि S2 फिर निकालना पड़ेगा आपको, नई घोड़ी नई चाल। अब v तो आप देखो, v ये रहा, u तो आप v और u आपके पास है ना, तो मैग्निफिकेशन S2/H1 के साथ साथ v/u से भी तो निकल जाता है। तो बताइए v की वैल्यू कितनी रखूं, v की वैल्यू -25, और u की वैल्यू कितनी रखूं, u की वैल्यू रख दी मैंने -50/7। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 25 दूनी 50 प्लस का 3.5, या यूं कहिए, 1 मिनट, 7/2, 7/2 या 3.5। ये इस समय लीनियर मैग्निफिकेशन आ रहा है। तीसरा सवाल क्या पूछा है, क्या मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर अब बराबर आ रही है। तो m तो आपने निकाल लिया, अब मैग्नीफाइंग पावर इसके बराबर आ रही है कि नहीं, तो पहले मैग्नीफाइंग पावर निकाले तो सही। तो अब सी क्वेश्चन, अब मैग्नीफाइंग पावर चाहे d/u से निकालो, चाहे, अब तो ये स्टैंडर्ड केस है, चाहे ऐसे निकाल दो। आप पहले अपने आप को समझाओ, ये तो लगा ही सकते हो, लेकिन इस बार ये भी लगा सकते हो। सोचो क्यों, क्योंकि यही तो वो केस है जहां ये लग जाता है फटाफट। दोनों में से कोई सा भी लगा दो, दोनों से निकाल के दिखा देता हूं। तो d की वैल्यू तो 25 है, और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू माइनस है, पर वो माइनस को तो ये मॉड खत्म कर देगा, 50/7, 50/7 है ना। तो कितना आ रहा है ये, 25 दूनी 50, 7/2 आ रहा है। और इसकी बात करें, नहीं हम तो 1 + d/f ही लगाएंगे, तो 1 प्लस d की जगह 25, f की जगह ये, तो 25 और ये 2.5 हो गया ना, ये 2.5, 3.5, और से देखो ये भी 3.5 ही तो है। तो दैट इज, इस बार m और m बराबर आ रहे, इस बार आ रहे हैं। मतलब ये दोनों सवाल हमें ये बता रहे हैं कि m और m बराबर आना कोई कंपलसरी नहीं होता। m एक अलग चीज है, m एक अलग कैलकुलेशन है। m सिर्फ हमें लीनियर मैग्निफिकेशन बताता है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता। मैग्नीफाइंग पावर विद रेस्ट्रिक्शन पढ़ाई जाती है, वो पढ़ाई जाती है कि ऐसा भी क्या मैग्निफिकेशन की चीजें क्लियर ही ना दिखे, ऐसा भी क्या मैग्निफिकेशन की चीजें क्लियर ही ना दिखे। इस बार m और m बराबर आ गए, और गौर से देखो इसमें बराबर नहीं आए थे, इस बार बराबर आ रहे हैं। आइए इसमें एक रफ नोट साइड में देता हूं, चीज समझ में आएगी। एक MI नोट, एक MI नोट समझिए, बताना लीनियर मैग्निफिकेशन निकलता है v/u से, है ना, लीनियर मैग्निफिकेशन v/u से, और मैग्नीफाइंग पावर निकलती है d/u से, है ना, d/u से। सोचो यदि मैं लीनियर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड ही निकालूं, तो दोनों के डिनोमिनेटर तो एक से ही है ना, तो डिनोमिनेटर तो दोनों के एक से हैं, लेकिन न्यूमरेटर इसका v है, इसका d। तो खुद से बताइए m और m कब बराबर आएंगे, बताइए कब बराबर आया करेंगे, जब v d के बराबर होगा। यानी जब जब आप इमेज 25 सेंटीमीटर में बनाओगे, जब जब आप इमेज, हाँ जब जब आप, नहीं इसमें जयंत बेटा, जब जब आप इमेज 25 पे बनाओगे, when v = d, हाँ when v = d होगी, तो फिर तो बराबर ही आएंगे, फिर तो न्यूमरेटर भी मैच कर जाएगा। तो इसीलिए इसमें m और m बराबर आते, इसीलिए इसमें m और m बराबर आते। होपफुली ये भी समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि तीसरे सवाल के लिए जगह नहीं है, हालांकि मैं थोड़ी सी बदतमीजी करूंगा। चलो मैं स्क्रीनशॉट ले लिया। तीसरा सवाल इसी सीक्वेंस में 9.31 मैं इतना मिटा देता हूं, वो तो आप सीख ही चुके।
अब 9.31 हमें क्या सिखाएगा, वो भी इसी सीक्वेंस का अगला सवाल है। वो ये कह रहा है व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इन एक्सरसाइज 9.30, ये जो 9.30 सवाल है ये, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मैग्नीफाइंग ग्लास। अब इसके और इसके बीच की डिस्टेंस में फिर चुल कर दिए कुछ, फिर कुछ चुल कर दिए, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, क्या डिस्टेंस कर रहा है, इफ द वर्चुअल इमेज ऑफ ईच स्क्वायर इन द फिगर इज टू हैव एन एरिया 6.25 mm स्क्वायर। वो ये कह रहा है कि ये जो वर्चुअल इमेज बनेगी अब, है ना, वर्चुअल इमेज जो बनेगी उसका एरिया, तो देखिए एरिया ऑफ इमेज स्क्वायर, शब्दों को ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ इमेज स्क्वायर कितना है, एरिया ऑफ इमेज स्क्वायर, अरे कहां सवाल खो जाता है, 6.25 mm स्क्वायर। वो सवाल कह रहा है कि हम ये डिस्टेंस क्या एडजस्ट कर दें कि हमें फाइनल इमेज का एरिया ये दिखने लगे, फाइनल इमेज जो बने उसका एरिया ये दिखने लगे, है ना, ये दिखने लगे। हाँ तो देखें, तो यदि हमें एरिया इतना दिख रहा है तो फिर H2 कितना होगा बोलो, H2 क्यों बोला समझो, क्योंकि इमेज है, स्क्वायर है, पहले तो स्क्वायर का एरिया दे रखा हो तो स्क्वायर की साइड कैसे निकलती है, उसको अंडर रूट करके, तो ये देखना 2.5 ही आएगी ना, यदि मैं सही हूं तो 25 गुणा 25 625, हाँ। और मुझे आप बताइए यदि एरिया ये है तो साइड ये होगी। अब ये H1 है या H2 है, अपनी बुद्धि अपने विवेक से आंसर दीजिए कि ये 2.5 mm H1 है या H2 है। नई घोड़ी नहीं चालिए, नया कहानी है, नया सवाल है, रिफ्रेश हो गया सवाल, आप अपनी बुद्धि से बताइए। जी हाँ ये H2 है, क्योंकि ये ठीक है ना, और H1 तो बेचारा हर बार सवाल में वही चल रहा है, 1 mm सवाल में वही चल रहा है बार बार, बेचारा उसी में चुल कर रहे हैं। तो अब बताइए, वो ये कह रहा है कि यदि हमें ये हाइट 2.5 mm दिखने लग जाए, ये हाइट 2.5 mm दिखने लग जाए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां रखनी चाहिए। तो सुनिए बेटा, सिंस हमारा H2 अपॉन H1 इक्वल टू V अपॉन U ऑल्सो होता है ना। अब H2 आपका 2.5 है, उसने बोला है, ठीक है ना, वर्चुअल इमेज बोला है, वर्चुअल इमेज सीधी बनती है इसलिए प्लस लिया है मैंने। चलो बेटा रीजॉइन कर लेते हैं। तो कहानी है कि H2 हमने अपने डाटा से 2.5, H1 तो बेचारा तब से 1 mm ही चल रहा है, जब से ये सवाल उठाया वही सवाल चल रहा है 1 mm। V ना V का पता ना हमें U का पता, इस बार कुछ पता ही नहीं है कि अब ये U क्या कर दिया। एक काम कर लूं, मैं जो सवाल कराने जा रहा हूं, ठीक है, ये इसका 9.31 यहां से शुरू कर रहा हूं, ये 9.31 का फिगर है, ऐसे समझो ये 9.31 का फिगर है। उसने कहा इस ऑब्जेक्ट को हम कहां रखें कि इमेज का एरिया ये बने। तो हमने इसकी हाइट भी निकाल ली, इसकी हाइट दे रखी थी, अब ना हमें U पता ना V पता, लेकिन हाँ H2 अपॉन H1 इक्वल टू V अपॉन U करने से हमें V और U में एक रिलेशन पता चल गया। बताओ V अपॉन U कितना आ रहा है, 2.5, 2.5 का मतलब 25/10, V आ रहा है 25 U अपॉन 10। अच्छा पहले तो ये आइडिया हो गया कि V इक्वल टू 25 अपॉन 10 U आ रहा है, ये एक रिलेशन है। इसका मतलब ये U जिस साइन का होगा V भी उसी साइन का होगा। समझो भाई, U की वैल्यू जो रखोगे, जिस साइन के साथ रखोगे, V की वैल्यू वही आएगी कि नहीं उसी साइन की। इसका मतलब सही जा रहे हैं हम, ओके। तो V इक्वल टू 25 U है ये। अब हमारे पास लेंस इक्वेशन क्या कहती है, लेंस इक्वेशन कहती है 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U 1 अपॉन 10, ओ सॉरी 1 अपॉन F, सॉरी। अब ध्यान रखना, ये अपने आप में पहला सवाल है जिसमें ना तो आप U पता ना V पता, केवल F पता है। F कहांगे +10 है ना, सिर्फ F के बारे में पता है। अब U भी नहीं पता, V भी नहीं पता। जो नहीं पता होता था हम उसका साइन कन्वेंशन रखते नहीं थे, याद है ना। अब ना हम यहाँ V का साइन कन्वेंशन रखेंगे ना U का रखेंगे, क्योंकि दोनों में से कुछ नहीं पता। एक हल्की सी आशा की किरण बस ये है कि V और U में एक रिलेशन है कि V इक्वल टू 25 U 10 है, तो V की वैल्यू रख रहा हूं बस रिलेशन वाली, 25 U अपॉन 10। देखना ये समझ में आया या नहीं, ये जो मैंने अभी हरकत की है, V की वैल्यू रख दी 25 U अपॉन 10। बस अब सवाल करते हैं। तो बेटा ये 10 ऊपर पहुंचा दो, 10 अपॉन 25 U
माइनस, फिर ये सॉल्व करना है तो इसे 25 यू कर दिया मैंने पता है इसे क्या किया, दोनों ऊपर 25 कर दिया ताकि ये दोनों एक से हो जाए। तो ये कट जाएगा, क्या कट रहा है ये इसमें, मतलब एलसीएम आ गया, -15/25u इक्वल टू 1/f। एफ लिख दी ना, क्यों परेशान हो रहा हूं मैं, +10। तो बेटा सॉल्व करो, यू कितना आ रहा है, यू आ रहा है माइनस का 15 150/25, यू आ रहा है 6। अब u -6 आ रहा है, हमने ये डिस्टेंस निकाल ली, ये -6 लिख देता हूं, ये इसके नीचे लिख देता हूं -6 है ये। तो v कितना होगा, v हमारा ये है 25/10 इंटू यू, v ये है, u की वैल्यू -6 रख दीजिए, तो कितना आ रहा है ये 25, कुछ कट रहा है, ये कट तो है नहीं रहा, 25 14 25 150 150 10 -15 आ रहा है ये। अब कहानी में ट्विस्ट समझना, ऑब्जेक्ट -6 पे रख दी, इमेज आपकी -15 पे बन रही है ना, 15 पर माइनस, यहां को लिखो ये। अब इसकी इमेज आंखों के लिए ऑब्जेक्ट होगी, पीछे बोलो, इसकी इमेज, उंगलियां देखना, इसकी इमेज आंखों के लिए ऑब्जेक्ट है। अब आंखों पर लाइट 15 से आ रही है, 15 से, तो हमें ऐसा भी मैग्निफिकेशन नहीं चाहिए, क्योंकि अब ये चाहे खूब बड़ी बन जाए, चाहे बकवास बन जाए, कैसी भी बन जाए, ये दिखना तो है नहीं क्लियर। द क्लियर विजन खराब होना चालू हो जाएगा, यहां से क्लियर विजन खराब होना यहां से चालू हो जाएगा। होप कि आपको ये सवाल तीनों पैकेज समझ में आ गया, क्योंकि उसने ये पूछा है, वुड यू बी एबल टू सी द स्क्वायर डिस्टिंक्टली विद योर आईज। बताओ अब कहां से देख पाएंगे, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट तो ये रहा ना जो 15 सेंटीमीटर से आ रही है, 15 तो नहीं एडजस्ट कर सकती ना। चलिए अब आ जाते हैं, ठीक है ना, ये हुआ सिंपल माइक्रोस्कोप की कहानी खत्म। अब आगे की कहानी, बिल्कुल तैयार रहिए। सिंपल माइक्रोस्कोप की कहानी हुई खत्म। अब हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में एक चीज नोटिस करी कि मैग्नीफाइंग पावर जो 1+d/f आ रही है, जो मैक्सिमम आ रही है ना, इससे ज्यादा ये दे नहीं पाएगा। तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है ना, यही तो आ रही है 1+d/f। अब 1 में आप कुछ कर नहीं सकते, 1 है, डी में कुछ कर नहीं सकते, वो 25 है। यदि आप इसको बढ़ाना चाहते हो और पावरफुल बनाना चाहते हो, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप एफ को गिराते चलिए, एफ को कम कर लीजिए। तो जितनी कम फोकल लेंथ का आप लेंस लोगे, उतनी अच्छी मैग्नीफाइंग पावर वो जनरेट करेगा, ये सच है। लेकिन अब इसमें एक रेस्ट्रिक्शंस और है, बताना, एक लेंस ये रहा, एक लेंस ये रहा, एक लेंस ये रहा, लेंस L1, लेंस L2, लेंस L3। बताइए इन तीनों में किसकी मैग्नीफाइंग पावर सबसे बेस्ट आएगी, L1, L2, L3 में से। मैंने हिंट आपको दे दी, L1, L2, L3, ये 3 लेंस आपके सामने है, कौन सबसे अच्छी मैग्नीफाइंग पावर देगा। बिल्कुल ठीक हर्ष, सोच लिया इसने तो। जैन थोड़ा और सोचो, जैन थोड़ा और सोचो, देव बिल्कुल ठीक, और सोचो सब लोग। देव ने ठीक सोचा, हर्ष ने ठीक सोचा। ये 3 लेंस आपके सामने है। अच्छा गौर से देखो, अब आप कई लोग ये जज नहीं कर पा रहे, 3 लेंस में हमें देखना क्या है। मैंने थोड़े थोड़े मोटा करता चला गया, थोड़ा थोड़ा मोटा करता चला गया उन लेंसों को। अल्पना ने कहा L1, ठीक है, देखते हैं और। अच्छा मैं एक बार फिर से और हिंट दे रहा हूं, जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी। तो सोचो, अपने पास में जाओ कि इन तीनों में फोकल लेंथ किसकी कम होगी, कन्वर्जिंग एबिलिटी से आइडिया लगाओ। यार भूल गए तुम लोग, जो लेंस जितना मोटा होता है उतनी कन्वर्जिंग एबिलिटी होती है। याद है या नहीं याद, लेंस मोटा होता चला जाता है तो कन्वर्जिंग, लेंस पतला होता चला जाता है तो फिर ये ऐसे करता है, और लेंस और पतला हो गया। चलो अब बताओ, अब तो हिंट दो। अब बताइए, अब तो सबके आंसर आने चाहिए प्लीज यार, सबके। किसकी, इन तीनों लेंसों में सबसे अच्छी मैग्नीफाइंग पावर किसकी है, अब तो प्लीज आंसर दे दो।
जी हाँ, L3 की, L3 की, क्योंकि इसकी इन तीनों में फोकल लेंथ सबसे कम होगी। अब कहानी में एक चुल्लू जो होगी वो सुनिए। ठीक है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, फोकल लेंथ घटाओ मैग्नीफाइंग पावर, है ना, फोकल लेंथ घटाओ मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाओ, फोकल लेंथ घटाओ मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाओ, ऐसा हम एक लिमिट तक कर सकते हैं। लेकिन अब आप देखिए, मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाने के लिए आप यदि फोकल लेंथ घटाना चाहते हो, आम फट स्वाहा कम हो जाए, ऐसे तो होगी नहीं कम, आपको लेंस थोड़ा मोटा करना पड़ेगा, लेंस को मोटा करना पड़ेगा, मोटा। अब मोटा करने में फोकल लेंथ तो कम हो रही है, लेकिन आप सोचो एक बदतमीजी जुड़ती चली जा रही है, स्फेरिकल एब्रेशन। मोटे लेंस स्फेरिकल एब्रेशन भी तो जनरेट करेंगे, जितना वो लेंस मोटा होता चला जाएगा, इमेज उतनी डिस्टर्ब, खराब, शार्पनेस खत्म होती चली जाएगी कि नहीं, तो फंस गए फिर हम। यानी अब एक क्वेश्चन है जो मैं पढ़ा रहा हूं 9.32 का, 9.32 का सी, 9.32 का सी, वो ये कह रहा है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, बिल्कुल ठीक, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट देन स्टॉप अस, वो कौन सी चीज है जो हमें रोक देती है, व्हाट देन स्टॉप अस फ्रॉम यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस of smaller and smaller focal length and achieving greater and greater magnifying power। फिर ऐसी कौन, जब मैग्नीफाइंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ है, तो फिर क्या है जो हमें ये रोक देता है कि हम फोकल लेंथ कम करते चले जाए और मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाते जाओ, ग्रेट मैग्नीफाइंग पावर अचीव करो। तो वो क्या चीज है जो रोक देती है, वो ये चीज है कि मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाने के लिए यदि फोकल लेंथ कम करनी पड़ी तो लेंस मोटा करना पड़ेगा, और लेंस यदि मोटा होता चला जा रहा है तो उसके द्वारा बनाई गई इमेज बदतमीजी टाइप की बनेगी। आपको जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था स्फेरिकल एब्रेशन, समझ में आया है या नहीं आया ये बताओ। 9.32 का सी आंसर, ये समझ में आया या नहीं आया, 9.32 का सी, ठीक है ना। अब क्या करें, तो इसीलिए हम फिर एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको ले लो, ये खराब ज्यादा। अब मान लो, अब सुनिए, मान लो आप इस मैग्नीफाइंग पावर से भी सेटिस्फाइड नहीं हो और इस लेंस को भी यूज करके देख लिया, इसको यूज करना नहीं चाह रहे, तब हमारे पास आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यानी अब हम अगली हथियार को चलाएंगे। अरे एक बात बताओ, जो चीज गोली से मर जाए उसके लिए तोप क्यों चलाएंगे, तो पहले कोशिश होती है हम सिंपल माइक्रोस्कोप से काम कर लें। अब चींटी मारने के लिए तोप तो नहीं चलाओगे ना, तो अब आता है कि हमने ये भी करके देख लिया, यहां पे भी आपकी इमेज मतलब आप कंफर्टेबल नहीं हो, ऑब्जेक्ट जरूरत से ज्यादा छोटा हो गया, आपने ये लेंस भी यूज कर लिया, इसे यूज नहीं करना चाह रहे, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या कहता है, वो क्या कहता है, काम करो, इसे यूज नहीं करना चाह रहे ना, तो तुम दो लेंस यूज कर लो कॉम्बिनेशन में, पतले पतले दो लेंस यूज कर लो। हाँ यार ये है आइडिया, तो कुछ नहीं है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक मोटा लेंस यूज करने की बजाय दो पतले पतले लेंस यूज कर सकते हैं हम। तो देखिए बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टार्ट करते, तो यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो बनी हुई है वो इस वजह से हुई है कि हम मोटा लेंस यूज नहीं करना चाह रहे, मोटा लेंस ठीक है एक अच्छी इमेज नहीं बनाता। तो आइए बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत आसान है बेटा, ये आप मेहनत तो कल ही कर चुके हो, सीरियसली मेहनत तो कल ही कर चुके हो। तो देखिए ये क्या कहता है कि आप अपना वो लेंस तो यूज करते ही रहिए। अच्छा हाँ, आपको वो फिगर याद है ना, वो फिगर तो याद है ना कि जब हमने ऑब्जेक्ट कोई लेंस नहीं यूज कर रहे, तो ऑब्जेक्ट जब 25 सेंटीमीटर पर आंखों पर था, है ना, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना, और पीछे आंखें थी, या इधर ये आंखें हैं। अब की बार मैंने ऐसे बना दिया, आई बॉल नहीं बनाई कल की तरह, ऐसे भी फिगर बना सकते हो। तो किसी को पता है इस एंगल को हमने किस नाम से पुकारा था, इस एंगल को किस नाम से पुकारा था बताओ, कल का ही टॉपिक चलना है आज भी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो तब समझ में आएगा ना जब सिंपल आता हो। हाँ हर्ष ने बिल्कुल सही नाम दिया, बिल्कुल, वैभव जयंत इन सबने, वेरी गुड बेटा। अल्फा नाम था इस एंगल का, अल्फा इज दैट विजुअल एंगल
जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर हो और अभी हमने कोई माइक्रोस्कोप यूज नहीं कर रखा, यहां बेटा अल्फा को नियरली इक्वल टू 10 अल्फा यूज करके क्या लिखा था, H/D। एक्चुअली ये रिवाइज कराना इसलिए जरूरी था क्योंकि आज भी तो बीटा अपॉन अल्फा खेलना पड़ेगा ना, बीटा अपॉन अल्फा, और अल्फा ये रहा हमारा, भूल तो नहीं गए अल्फा, इसलिए याद दिलाया। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्टार्ट कर रहा हूं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या कहता है कि ये जो आपने सिंपल माइक्रोस्कोप लिया था, ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप ये लिया था, ये कहा लूं मैं थोड़ा, ये था हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप, कल यही तो था। मान लो आप इसकी सारी शक्तियों को निचोड़ चुके हो और आपको इससे भी अच्छी मैग्नीफाइंग पावर चाहिए, तो पता है क्या करते हैं, फिर हम इसकी मदद के लिए, ये सिंपल माइक्रोस्कोप ही है, ये वही है, मैग्नीफाइंग ग्लास वही है, बस इसकी मदद के लिए एक लेंस और यूज कर लेते हैं, एक लेंस और यूज कर लेते हैं इसकी मदद के लिए। सोचो, एक हल्का सा आइडिया तो अभी देता हूं। हम पहले ऑब्जेक्ट यहां रखते थे और इसकी जिम्मेदारी थी कि यार मुझे अकेले बड़ा करना है, तो ये अकेले बड़ा कर रहा था। अब टीम में ये भी आ गया, तो पहले ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे, पहले इससे बड़ा करवाएंगे, तो ये और बड़ा कर देगा कि नहीं। सोचो सोचो, आपका ऑब्जेक्ट इमेजिन करो, ऑब्जेक्ट की हाइट 1 mm है और आपने यहां रख दिया इसके आगे, कल इसी के आगे तो रख रहे थे, तो इसकी जिम्मेदारी थी 1 mm को एनलार्ज करने की। मान लो ये लेंस कल तो था ही नहीं, इसकी जिम्मेदारी थी 1 mm को एनलार्ज करने की। अब हमने क्या चंट बना खेला कि हमने एक लेंस और यूज कर लिया और 1 mm इसके सामने रख दिया, और इससे हम रखेंगे ही जानबूझ के ऐसी जगह, क्योंकि ये तो हम लेंस सीख चुके हैं ना, लेंस की प्रॉपर्टी इस तरीके से रखेंगे, वो मैं बता दूंगा कि ये 1 mm से बड़ा कर दे। इमेजिन करो इसने 1 mm से 3 mm कर दिया, इमेजिन करो 1 mm, ये भी तो बड़ा करना जानता है ना, तो इसने 1 mm को 3 mm कर दिया, तो सोचो इसके पास तो अब 3 mm आ रहा है, तो ये तो 3 mm को और बड़ा करके दिखाएगा। पहले कल इस पे सारी जिम्मेदारी इसी पे थी, इसको 1 mm को एनलार्ज करना था। इमेजिन करो इसकी औकात 10x करने की है, मान लो ये 10 गुना कर देता है, मान लो ये 10 गुना इमेज करना जानता है, लास्ट 10 गुना है, 10x है ना, 10x जूम करना जानता है, 10 गुना लार्ज इमेज। तो यदि मैं 1 mm इसके सामने रखता हूं तो करना मल्टीप्लाई 10 गुना। बताओ, अकेले अपने बूते पर मैं जब इसकी मदद ही नहीं दे रहा हूं और ऑब्जेक्ट रख दिया इसके आगे 1 mm, तो बताओ ये कित आउटपुट क्या निकालेगा, ये निकालेगा 1 mm के ऑब्जेक्ट की 10 mm इमेज बना लेगा, 1 mm की 10 mm बना लेगा। ये तो हुई आम जिंदगी। मेंटोस जिंदगी, यदि मैंने एक और इसकी मदद के लिए एक और रख दिया, 1 mm इसके आगे रख दिया, और इसकी पावर वही है कि मैं 10 कर देता हूं, 10 गुना जूम करना जानता हूं आपके, ठीक है। इसने यदि 1 mm को 3 mm कर दिया, तो अब बताइए इसकी इमेज इसका ऑब्जेक्ट होगी कि नहीं होगी। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये इसको 10 mm करके 30 हो जाएगा कि नहीं। तो बस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बस इतनी सी बुद्धि ऐड कर देते हैं बस, कि तुम लेंस मोटा नहीं कर सकते, इसको मोटा नहीं कर सकते, तो इसकी मदद के लिए एक और ले आओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में वर्किंग। अब इतना तो समझ में आ गया होगा ना आइडिया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, चलिए तो ये तो हमारा वही सिंपल माइक्रोस्कोप है, वही सिंपल माइक्रोस्कोप है, वही वही कल वाला, ठीक है। इसकी मदद के लिए हम एक लेंस और यूज कर लेते हैं। अब सुनिए, ये लेंस धीमे धीमे वर्किंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी समझ जाओगे। इस लेंस की फोकल लेंथ इससे भी कम होनी चाहिए, स्मॉल फोकल लेंथ स्मॉल एपर्चर का। अच्छा, जब मैं कल पढ़ा रहा था और जब मैंने शुरुआत की थी इसे पढ़ाने की, इसको पढ़ाने की, तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि इसकी फोकल लेंथ डी से कम होनी चाहिए। अब इन द बिगनिंग नहीं समझ में आया कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, किसकी फोकल लेंथ डी से कम क्यों होनी चाहिए। लेकिन जब मैंने ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच रहा था तब बताया था ना कि जब मैग्नीफाइंग पावर D/F जनरेट हो रही है तो D और F के रेशियो से निकल रही है, तो F D से कम होगा तभी तो 1 से बड़ा आएगा। तो ये चीज है, ठीक है। ये तो वही है बेटा, ये तो हमारा वही सिंपल माइक्रोस्कोप है। अब इसकी मदद के लिए मैंने एक लेंस और रख दिया, और अभी मैं फिलहाल क्या बोल रहा हूं कि थोड़ा छोटा होना चाहिए, ठीक है, और कम फोकल लेंथ का होना चाहिए, कम स्मॉल एपर्चर का होना चाहिए, ठीक है, जितना पॉसिबल हो। अब यहां पर क्योंकि दो है ना, और ऑब्जेक्ट को मैं यहां रख रहा हूं। अब सुनना, इसकी फोकल लेंथ ना mm में होती है, इसकी फोकल लेंथ mm में होती है।
mm में होती है, इसका मतलब कितना सेंसिटिव हो गया। पहले आपको सेंसिटिविटी समझाता हूं, मैं आपको सेंसिटिविटी समझाता हूं थोड़ी सी। बताना एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ सपोज करो 5 mm है, इमेजिन करो 5 mm फोकल लेंथ है, उसकी सेंसिटिविटी समझना। f 5 mm की दूरी होगी और 2f, भाई f हालांकि पास में आएगा, ठीक है, f और ये 2f, इज इट ओके? ये दूरी 5 mm है और ये पूरी दूरी 10 mm है। mm होता कितना है, ये दूरी कितनी होगी 5 mm। अब हम सब जानते हैं 2f पे ऑब्जेक्ट रखो तो 2f पर इमेज बनती है। अब आप एक चीज देखना, यदि मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां खिसका दिया, सेंसिटिविटी को समझना और समझ में आएगा आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बताइए यदि मैंने ऑब्जेक्ट को खिसका के यहां रख दिया, ऑब्जेक्ट को यहां से खिसका के यहां पहुंच दिया, इमेज कहां खिसकेगी बताओ? वही लेंस है, बताइए इमेज कहां गई? इसको खिसकाऊंगा इमेज फर्र से भगेगी, इसे खिसकाऊंगा और तेज भगेगी, इमेज तो गई इंफिनिटी पर। कहां गई? इंफिनिटी पर। अब आप सेंसिटिविटी महसूस करिए, सेंसिटिविटी मात्र मैंने 5 mm खिसकाया है, 5 mm खिसकाया है, 5 mm। यहां से यहां कितनी दूरी? 5 mm। आपने देखा कि इमेज 2f से कितनी जल्दी से खिसक गई इंफिनिटी पे। इसीलिए जब आप देखते हो ना, जब अपने लेंस को जूम करते हो, है ना, जूम करते हो, तो जूम करने का मतलब होता है कि उस फोकल लेंथ को कम कर रहे होते हो आप। तो आपने देखा है जब जूम करके कैमरा पकड़ते हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पकड़ना, ट्राइपॉड पे स्टैंड भी रखना पड़ता है, क्योंकि यदि आपका हल्का सा हाथ शेक किया तो इमेज तो पकड़ में ही नहीं आती, कांगी कांगी कांगी। देखते हो कितना सेंसिटिव हो जाता है जब आप अपने लेंस को जूम करते हो, तो इसका मतलब कम फोकल लेंथ के कैमरे को यूज कर रहे हो आप। तो कितने लोगों ने नोटिस किया है कि जब हम जूम मोड में कैमरे को यूज करते हैं तो वो हाईली सेंसिटिव हो जाता है, आपका हाथ हल्का सा शेक करता है, साला इमेज ही खो जाती है कभी कभी। तो मैं उसी सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूं, समझ में आ गया कि आप हल्का, क्योंकि आपका हाथ हिलता है, थोड़ा सा हाथ हिलता है तो ऑब्जेक्ट की ना पोजीशन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, और वो थोड़ी सी पोजीशन कितना बड़ा फ्लक्चुएशन लाएगी, देख रहे हो ना कितना बड़ा फ्लक्चुएशन लाएगी। ये ध्यान रखना। कम फोकल लेंथ, और कम फोकल लेंथ के लेंस में तो जूम पावर होगी, आपको तो बताओ, आपने अभी अभी थोड़ा बहुत सस्ता सस्ता तो पढ़ ही लिया ना, एफ नीचे आ रहा है, तो जितना कम फोकल लेंथ होगा उसमें तो उतनी अच्छी क्वालिटी की जूमिंग एबिलिटी होगी, जूम करने की एबिलिटी। तो कम फोकल लेंथ जैसी एडजस्ट होती है तो जूम तो हो जाता है, फिर सेंसिटिविटी ऐसी हो जाती है कि हल्का सा शेक होता है, इमेज बहुत तेज डिस्टर्ब होती है। तो चलिए ऐसा ही लेंस है ये तो और भी सेंसिटिव है, ठीक है। तो माइंड सेट कर लो, थोड़ी सी तीसरी मीटिंग भी चलेगी आज, माइंड सेट कर लो, तीसरी मीटिंग की भी जरूरत होगी, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कल जैसी गलती नहीं करना चाह रहा, कल ही करा देता सिंपल माइक्रोस्कोप के तो एक पूरा टॉपिक तैयार हो जाता। हाँ, अब क्योंकि यहाँ दो लेंस हैं, एक छोटा एक बड़ा, ये फोकल लेंथ में भी छोटा, साइज में भी छोटा, ये फोकल लेंथ में थोड़ा बहुत बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ दो लेंस हैं तो इसे L1 L2 बोल सकते हैं ना, L1 L2, लेकिन यहाँ L1 L2 बोलने की बजाय, हालांकि वो सिंपल माइक्रोस्कोप पे ध्यान रखना, वो नाम भले ही मैं L2 दे दूं लेकिन वो कल वाला ही है, बस इसकी मदद के लिए इस लेंस को लाए हैं, और इसकी फोकल लेंथ बहुत कम है mm में। तो ये ना मान लो, इमेजिन करो f और ये 2f। अब क्योंकि यहाँ इसकी भी f होगी, इसकी भी f होगी, तो मैं यहाँ लिखूंगा वर्ड FO, f में o वर्ड डाल दिया, जिससे क्लियरिफाई हो जाए कि फोकल लेंथ फॉर, अच्छा हाँ ये तो बोला ही नहीं मैंने अभी, रुको। अब क्योंकि यहाँ दो लेंस है और मैं ऑब्जेक्ट यहां रख रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हो कहां रख रहा हूं, छोटा ही ऑब्जेक्ट है ये, f और 2f के बीच में, f और 2f के बीच में, और वो मैं बता दूंगा कि मेरा दिल f और 2f पे क्यों प्लान कर रहा है, ठीक है, f और 2f के बीच में कहीं पर, ठीक है। अब क्योंकि यहां दो लेंस है तो यहां एक ट्रेंड है नाम देने का, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की रे जिस लेंस पर सबसे पहले पड़ेंगी, ऑब्वियसली रे यूं करके तो जाएंगी नहीं, पहले इसकी छाती से गुजरेंगी, इसके सीने से गुजरेंगी, है ना। तो ऑब्जेक्ट की रे जिस लेंस पर सबसे पहले पड़ेंगी उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे, या खाली ऑब्जेक्टिव भी पुकार सकते हैं, मैं पूरा लिख देता हूं ऑब्जेक्टिव लेंस, और शॉर्ट में ओ लिख देते हैं बस। यानी ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब
ऑब्जेक्ट का आमना सामना जिस लेंस से सबसे पहले होगा, ऑब्जेक्ट से सबसे पहले जो भिड़ेगा कि पहले मेरे से भिड़, पहले मैं बड़ा करूंगा तुझे, उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। और जहां आप अपनी फाइनल इमेज देखोगे, फाइनल इमेज तो इसके पीछे से देखोगे जैसे देखते आ रहे थे, उसको फिर आई लेंस भी बोल देते हैं। आई लेंस, हालांकि आई लेंस तो आंखों में होता है, लेकिन क्योंकि कल से जो हम पढ़ रहे हैं, इधर जो बीटा बनता है वही आंखों में बनता है बीटा, ध्यान है ना, जो यहां बीटा बनता है वही यहां बीटा बन जाता है, तो इसको भी आई लेंस या आई पीस पुकार देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस उसे बोलेंगे जो ऑब्जेक्ट से सबसे पहले भिड़ेगा, और आई लेंस उसे बोलेंगे जिस पर आप फाइनल इमेज देखोगे। तो ये नाम याद कर लो। अब देखिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ को मैंने एफओ पुकार दिया, 2FO। अब देखिए रे डायग्राम देखना, एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी जाएगी, और एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस पे ऐसे जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये हमारा बन गया पहले लेंस का कारनामा। होपफुली कि ये समझ में आ गया होगा आपको। देखना ये समझ में आया कि नहीं, ये रे डायग्राम यहां तक तो समझ में आ गया होगा ना, कि भाई उस ऑब्जेक्ट को यहां पर इमेज बन गई। अब आपको लेंस की ये प्रॉपर्टी पता हो, अब बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था कि इसकी मदद के लिए ये आया, मदद के लिए। तो पहले ही मैं बड़ा करूंगा फिर तू और बड़ा करूंगा। हम चाहते हैं कि ये कुछ तो बड़ा करे, तो ये बड़ा तब करेगा जब ऑब्जेक्ट एफ और 2F के बीच में नहीं होगा, क्योंकि यदि एफ के 2F के बियॉन्ड रख दोगे तो बनेगी तो इधर ही इमेज, लेकिन छोटी बनेगी। हमें रहता थोड़ी नहीं फैलाना, हमें बड़ा करना है, हमें कम नहीं करना बड़ा। तो आपको याद हो, कोई लेंस जो नहीं समझ पाए, जब किसी भी लेंस के एफ और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज उधर बनती है और एनलार्ज बनती है, और यदि ऑब्जेक्ट यहां रख दोगे तो बनेगी तो उधर लेकिन छोटी बनेगी। तो बताना कौन सा ऑप्शन आप चुनोगे, जब आपको मैं प्रिंसिपल पहले ही बता चुका हूं। ऑप्शन नंबर 1 चुनोगे या 2 चुनोगे, कौन सा ऑप्शन चुनोगे? यदि तुम्हें इसको इसलिए भेजा है कि जा उसकी मदद कर, इसको इसलिए भेजा है जमीन पे, जा तो उसकी मदद कर, इसको ऐड कर रहे हैं, तो ऐसी तो मदद होगी, ऐसे तो नहीं होगी मदद, फिर तो ये छोटी बनाएगा। तो इसलिए एफ और 2F के बीच में रखते हैं। तो एक थोड़ी सी, यदि ये एच है, ये एच है बेटा, हाइट, ठीक है, तो ये एच डैश लिख दूं इसे। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब बताइए, अब सुनो, हम इसको, मैंने कहा ना सेंसिटिव होता है बहुत, ये इसको हल्का से हिलाऊंगा तो ये ज्यादा से हिलेगी। इसको इधर, मेरे इधर दोनों उंगलियों को देखना, इधर अंगूठा इधर ये, इसको हल्का हल्का हिलाऊंगा तो बहुत ज्यादा हिलेगी। तो इसको तब तक हिलाते रहते हैं जब तक ये इसके फोकस पे ना आ जाए, यानी ये पॉइंट FE होना चाहिए। अब दो फोकस है ना भाई, ऑब्जेक्टिव का अलग, ये आईपीस। अब बताइए, इसको तब तक एडजस्ट करेंगे हम, इस ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट तब तक सेट करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे इसको। इसे हिलाता रहूंगा तो ये भी हिलेगी, थोड़ा स्लोली स्लोली हिलाऊंगा तो स्लोली स्लोली ये। इसको तब तक करते हैं जब तक, अच्छा आप ये भी जानते हो कि इसकी इमेज इसका ऑब्जेक्ट का काम करने वाली है, इसका ऑब्जेक्ट का काम करने वाली है। तो इसको तब तक खिसकाते हैं जब तक ये डिस्टेंस इसका F ना हो जाए। ऐसा भी थोड़ी देर में समझ जाओगे ऐसा क्यों कर रहे। होपफुली आपको ये समझ में आ गया। नहीं, ये मैं समझा दूंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब नई घोड़ी नई चाल। बताइए, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है ना, इसके लिए एस डैश ऑब्जेक्ट है। अब ये बनाएगा इमेज। अब बताइए, इसके फोकस पे रखा है ऑब्जेक्ट, तो इंफिनिटी पे बनाएगा नहीं बनाएगा? नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हमने इसको इसके फोकस पे बनाया है। एक्चुअली सिंपल माइक्रोस्कोप के मैं फिर से वही दो केस बना रहा हूं। कल सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने दो ही केस पढ़ाए थे, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट का और एक जब फाइनल इमेज 25 पे बनी थी, है ना। तो वही शुरुआत कर रहा हूं। तो अब बताइए, अच्छा इस दूरी को UO बोलूंगा, देखते चलना अब, UO। इस दूरी को VO बोल दूंगा। OO वर्ड क्यों डालने पड़ रहे हैं समझ गए होंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। नो डाउट ये UE है, बताना, क्योंकि यहां से जो दूरी है वो UE होगी। U, खाली U देखो, इसके लिए तो ऑब्जेक्ट है और वो अंतर देखना पड़ रहा है। यदि मैं O नहीं डालूंगा तो ये भी U, ये भी U। तो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस ये। अब बताइए, ये डिस्टेंस एग्जैक्टली इसके फोकस पे रखी है, तो
इमेज ट्रेसिंग तो आप जानते हो ना, एक रे जो यूं जाएगी वो सीधी चली जाएगी, और एक रे जो यूं जाएगी वो यूं चली जाएगी। ऊपर लिख दूंगा ये, देखना ये रे डायग्राम समझ में आया या नहीं है। और पीछे है हमारी आंखें, आंखें पीछे लगा देते हैं, ये पीछे आंखें, और जो ये बीटा यहां बन रहा होगा वही बीटा यहां बन रहा होगा। ये है रे डायग्राम। अब आप आराम से सोचिए, ये केवल इतने फिगर को सोचिए, इतने फिगर को। ये फिगर सिंपल माइक्रोस्कोप का पहला वाला केस है। बस कल तक ये ऊपर बनना था, आज ये नीचे बन गया, बस इतना हो गया है। कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट को नीचे कर देना तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। भाई इतना ही तो होगा। यदि आप इसको उल्टा रख दोगे नीचे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। इमेजिन करो, अच्छा मैं इमेजिन करो इसको उल्टा कर देता हूं नीचे, तो ये ऊपर हो जाएगा। तो फिगर ऐसा बनेगा, बताना, ऐसा ये ऊपर हो जाएगा और इसके फोकस पर है। तो बताना कल ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, बोलो पढ़ा था या नहीं पढ़ा था ये कल? इसी को तो नॉर्मल एडजस्टमेंट बोला था, है ना? तो ये वही काम करेगा जो कल कर रहा था, ये तो वही काम करेगा जो कल कर रहा था, बस इसकी मदद के लिए ये आ गया है। तो इस डिस्टेंस को ऊपर लिख देता हूं, ये यूओ है, ये यू, और ये वीओ है, ये यूई है, और वी तो इंफिनिटी पे बनी गई। होपफुली कि ये रे डायग्राम आपको समझ में आ गया। अब ये हम इससे पूछेंगे, इससे पूछेंगे आंखों से, मजा आ रहा है ना? बढ़िया। ये कहता है कि हाँ मजा आ रहा है, मेरा काम हो गया, तो चल मजे ले, बस कहानी खत्म। लेकिन यदि अचानक इसने ये बोल दिया कि यार मजा नहीं आया अभी हमारी शक्तियां, इसकी ना शक्तियां खत्म नहीं हुई, अब आप अपनी बुद्धि से बताइए कि क्या करना चाहिए। ये बीटा बढ़ाने की और कोशिश करेंगे, और ये बीटा तब बढ़ेगा जब ये इधर खिसके, ये भाई साहब इधर खिसके, क्योंकि ये जितना इधर खिसकेगा ये बीटा उतना बढ़ेगा, है ना? लेकिन ये भी सच है, ये इधर खिसकेगा तो ये जो इमेज इंफिनिटी पर है वो भी आगे आ जाएगी पीछे से। तो अब चलिए अगला डायग्राम मैं ना थोड़ी देर के लिए आंखें मिटा दूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए इसलिए, ठीक है? अब आते हैं फिर से वही। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के बीच की डिस्टेंस को लेंथ ऑफ द ट्यूब बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों ना, ये दोनों तीसरी मीटिंग में आना है बेटा, ध्यान रखना। थोड़ी सी और लूंगा ये, क्योंकि मेरे पास वो वार्निंग मैसेज आ रहा है ना, ये मीटिंग खत्म हो रही है। हाँ, ये एक ट्यूब में फिक्स होते हैं। आपने देखा होगा बायोलॉजी की लैब में एक ट्यूब होती है, एक पिनियन अरेंजमेंट होता है, उसको गरारी की तरह घुमाते हैं तो ये आगे पीछे होता है, तो ये डिस्टेंस एडजस्ट हो जाती है। सवाल में यदि ये है कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के बीच की लेंथ निकालो, डिस्टेंस निकालो, ये एल, तो साफ दिख रहा है, पहले ये निकाल देना और ये निकाल देना, दोनों को जोड़ देना, एल आ जाएगा। हाँ 10 मिनट है इसमें, तो क्या काम थोड़ी नहीं खत्म हो जाएगा 10 मिनट में। अभी सवाल भी कराऊंगा आज इसके, ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन सवाल आज ही खत्म कराऊंगा। थोड़ी देर बेटा सपोर्ट करो, अच्छे बच्चे हो यार, है ना? अच्छे बच्चे हो। हाँ, तो अब आते हैं, बताना यदि मैं आपसे पूछता हूं एल निकालो, तो एल कैसे निकलेगा? यहां से वीओ निकाल लो और ये यूई निकाल लो, जोड़ देना। और हाँ, एक गलती मत करना, साइन कन्वेंशन ऑप्टिक्स में यूज होते हैं, ना कि इनको कैलकुलेट करने में। अरे यार तुम, यदि ये 20 है और ये -5 है, तो 20 में से 5 घटाओगे आप, 15 हो गई। अरे जोड़ोगे ना, लेंथ थोड़ी नहीं कह रही कि मैं ऑप्टिक्स हूं कि मुझ में साइन कन्वेंशन डालो। तो ये जिस वैल्यू के निकलेंगे वो वैल्यू ही डालनी है, साइन नहीं डाल देने इसमें। हालांकि अब चलिए, अब दूसरा फिगर, फिर से मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया, ये वाला, ओके, यहां लाता हूं थोड़ा। ओके, अब मैं ना क्या करने जा रहा हूं, मुझे ये बीटा बढ़ाना है, क्योंकि इसके पीछे जो देख रहा था उसने कहा यार मजा पहले से तो बढ़ गया, पर पूरा मजा नहीं आ रहा अभी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अभी हमारी शक्तियां बची हैं, हम इसको और आगे खिसकाएंगे। और इसे आगे खिसकाने के लिए, ये तो इमेज है, ये तो पकड़ में भी नहीं आएगी, इसको पकड़ में हल्का सा खिसकाएंगे। और आप जानते हो, इसको हल्का सा खिसकाएंगे, ये ज्यादा सा खिसक जाएगा। तो देखिए, तो हो सकता है यहाँ फिगर में आपको अंतर भी ना लगे, सर ने खिसकाया भी है कि नहीं खिसकाया, क्योंकि यही हमारा एफओ है, यही हमारा 2FO है, लगभग पास में, है ना? अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट में हल्का सा खिसका दूं, हल्का सा खिसका भी दिया, और हो सकता है आपको पता भी नहीं चल लो खिसकाया भी कि नहीं, लेकिन डायग्राम में आ जाएगा पता। एक रे जो यूं गई वो यूं चली गई, ठीक है?
और एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है ना, वो फोकस से जाएगी। ये यहां, ओके। कुछ फिगर समझ में आया नहीं? चेक करो, देखो थोड़ा सा बड़ा और कर दिया है इसको, देखो ये ना और बड़ा हो गया है, एच डैश। आप एच डैश को पहले से कंपेयर करो, और उधर भी खिसक गया है। और ये खिसकाया हमने कैसे है ये बताओ, कैसे खिसकाया है हमने? यूओ को एडजस्ट करके, यूओ को एडजस्ट करके उधर खिसका दिया। यानी ये उस आई पीस जो था उसके और करीब पहुंच गया, उसके और करीब पहुंच गया। थोड़ा बड़ा बना दिया है ट्रेसिंग को थोड़ा लेने के लिए, यही मान लेना, इसको बड़ा कर देना। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि मैंने इसको थोड़ा सा और खिसका दिया तो ये इसको खिसक गया। आपका ये वाला पॉइंट जो था एफ ई, इसको पार करके ये जो पॉइंट था जो इसका फोकस था, हम इस फिगर में फोकस पे क्यों बनाना चाह रहे थे? क्योंकि पहले केस में तो हमारी चालाकी यही होती है ना कि बड़ा भी बन जाए और आंखें रिलैक्स भी हो जाए। यार इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलेंगे, क्योंकि इसमें यदि हमारा इस बीटा से काम चल जाता है तो सोचो इसमें तो दो फायदे मिल रहे हैं ना, कि आपको पहले से अच्छा एंगल मिल चुका है, पहले से अच्छा, और दूसरा आंखें रिलैक्स भी है। तो पहली कोशिश तो यही होगी ना, इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, NA नॉर्मल एडजस्टमेंट इसको। लेकिन यदि आप इस नॉर्मल एडजस्टमेंट से खुश नहीं हो, आप और थोड़ा बड़ा बीटा चाहते हो, तो सोचो इसको आगे खिसका दो तो ये और आगे खिसक जाएगा। तो मुझे बताइए इसके आगे खिसकने से बीटा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बीटा पे क्या प्रभाव पड़ेगा यदि ये इमेज आगे खिसक जाए तो ये जितना आगे खिसकेगी ये इमेज उतनी बड़ी बनेगी। और ध्यान रखना ये सिंपल माइक्रोस्कोप ही है। हाँ अब देखिए, अब यहां क्या होगा, ये एक रे यूं जाएगी क्योंकि इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है ना, ये थोड़ा बदतमीजी सी हो रही है। और एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो उसे फोकस पे डाल देगा, देखो फोकस पे। और ये यहां पे, ये यहां बन गई इमेज, दिख रही है आपको? थोड़ा सा बजट जरूर हुई है, लेकिन जिस फ्लो में पढ़ा रहा हूं तो फ्लो वही है। और ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, मतलब आप इसको इतना ही खिसका सकते हो कि ये उतना ही खिसके कि इसके लिए ये ऑब्जेक्ट और इसके लिए ये जो इमेज है वो 25 पे आ जाए। बताना, ये भाई साहब जिस पे मैं टिक लगा रहा हूं, ये इससे पहले वाले फिगर में कहां थे बताओ? ये जो टिक लगा रहा है ये वाली इमेज, ये वाली इमेज इस फिगर में कहां है? ये वाली इमेज इस फिगर में इंफिनिटी पर है, और उसे इंफिनिटी से खींच खींच के हम यहां ले आए। अब इसकी इमेज, हाँ जी बिल्कुल ठीक, इसकी इमेज आंखें, पीछे बोर्ड नहीं है मेरे पास, पीछे चलो आंखें बना देता हूं, ये आंखों के लिए तो ऑब्जेक्ट है। अब आप बताइए आंखों पर रे कहां से आ रही है? ये बता दीजिए आंखों के लिए रे कहां से आ रही है, या आंखों के लिए रे किस डिस्टेंस से आ रही है? इसकी इमेज आंखों के लिए ऑब्जेक्ट जो कि 25 सेंटीमीटर से आ रही है। तो अब ये लास्ट लिमिट कंपाउंड माइक्रोस्कोप की है, लास्ट नहीं। अब 2FO नहीं, अरे उसको मैच मत करो, ये 25 से आ रही है, 25 से, ये 25 है, उसको मत देखो, ये कहीं पे भी जा सकता है। ये इसको हर्ष ये कह रहा है कि शायद मेरे ये जो लाइन है ना वो 2FO पे चलेगी ना, उससे मत सोचो। आप सिर्फ इतना सोचो ये दूरी 25 है, बस इसको देखना है बस। मतलब हम यहां से कंपाउंड माइक्रोस्कोप अपनी मैग्नीफाइंग पावर देना शुरू करेगा, और यहां ही इसकी लास्ट लिमिट है। यहां पे भी हम उससे पूछेंगे मजा आया, वो कह देता है हाँ तो ठीक है, नहीं आया तो चलते निकल। अब हमारे बस की बात नहीं है, हमारे सिलेबस की बस की बात नहीं है, क्योंकि हालांकि माइक्रोस्कोप तो इससे भी अच्छे हैं, पर ये लास्ट लिमिट है हमारी सिलेबस की। आ गया समझ में? नहीं आ गया ये बताओ यहां तक? ये दोनों फिगर, क्योंकि दोनों ही पेपर में पूछ ले जाते हैं कि डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन द सिचुएशन व्हेन फाइनल इमेज इज एट 25 सेंटीमीटर। यहां से वो मैग्नीफाइंग पावर देना शुरू करेगा और यहां एंड करेगा। अब मैं आपको इसकी वर्किंग पढ़ाऊंगा ना मैथमेटिक्स की, तो आपको और अच्छा लगेगा। बताना, इसको यहां बीटा बोलेंगे और ये डिस्टेंस को UE बोलेंगे। ये चेक कर लो आराम से भाई, इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट ही है, तो ये डिस्टेंस UE बोलेंगे।
ई फॉर आई लेंस, आई पीस, और ये डिस्टेंस वीई है जो कि डी के बराबर है। और क्या चीज बताना, चाहे वो ये फिगर हो चाहे ये फिगर हो, ये फिगर हो चाहे ये फिगर हो, इसे हटाऊं मैं, बताओ बीटा नियरली इक्वल टू 10 बीटा लिख के, बीटा को नियरली इक्वल टू 10 बीटा लिख के बताना इस ट्राइंगल को देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है एच डैश और बेस है यूई। इवन उसमें भी यदि बीटा हम ये लेते तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है एच डैश और बेस है यूई, तो बीटा तो ये हो गया, एल्फा हमारा ये रहा देखो। और मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकलती है, मैग्नीफाइंग पावर निकलती है बीटा अपॉन अल्फा के रेशियो से, कि बिना हमारे तू कितना था, तू अल्फा था, हमारे बाद हमने बीटा करके दिया है तुझे, तो बीटा की वैल्यू लिख रहा हूं मैं एच डैश अपॉन यूई अपॉन, और अल्फा की वैल्यू क्या लिख दो, एच अपॉन डी, और ये मॉड। अब आप एक चीज देखिए, गौर से देखना, इसे ऐसे एडजस्ट कर दूं, एच डैश अपॉन एच, डी अपॉन यूई, डी पर मॉड लगाओ लगाओ मत लगाओ, वो तो वैसे भी 25 ही रखेंगे। देखना ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अब समझ में आ गया तो एक चीज देखना, सिर्फ इतने को गौर से देखो, ये तो यार टिंग टोंग, ये तो देखा हुआ लग रहा है। अच्छा यदि ये यू ई नहीं था तो क्या था, गौर से देखो, ई हटा दो थोड़ी देर के लिए, ये इसकी मैग्नीफाइंग पावर है, ये इसकी, तो चलिए मैं कंटिन्यू करता हूं, थोड़ी देर और सहन कर लो बस। तो गौर से देखो, मैं ये कह रहा था ये डी अपॉन यू तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर है ना, इसकी, वो तो यू ई मुझे मजबूरी में लिखना पड़ रहा है कि भसड़ ना हो जाए कि यू ई यू बात कर रहा हूं। तो गौर से देखो, ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप है या नहीं, इतना हिस्सा, अभी मैं इसकी भी बात करूंगा पर केवल इतने हिस्से की बात करो, डी अपॉन यू ई, यहां एस एम भी लिख सकते हो या एम ई भी लिख सकते हो, ई माने मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस, आई लेंस, या एस एम भी लिख सकते हो, मैं दोनों लिख दूंगा, दोनों लिख दूंगा, एम एस एम, ठीक है। यानी ये वाला, कल तक मैग्नीफाइंग पावर सिर्फ ये आ रही थी कल तक, लेकिन आज इसमें कुछ तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है ना, और कुछ में गौर से देखो, एच डैश अपॉन एच, एच डैश अपॉन एच, ये हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस का। सोचो यदि यही लेंस होता और मैं आपसे कहता इसका मैग्निफिकेशन बना लो, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये एमओ है, और ये हमने 1 से बड़ा करके दिया है इसको, छोटा नहीं। तो अब बताओ, जब एमई में कुछ तो मल्टीप्लाई हो ही गया, एमई में कुछ तो मल्टीप्लाई कर ही दिया हमने, कर दिया कि नहीं कर दिया एमई में, तो यानी कल से अच्छी मैग्नीफाइंग पावर आएगी, ठीक है ना। इसको एमई और ये एमओ और एम, ये स्मॉल एमओ इंटू कैपिटल एस एफ, मतलब इसको एमई डालो चाहे एम एस एम डालो, ई आई लेंस, ऐसे माने सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आज आपने पढ़ा है, इसने तो वही काम किया जो कल सिखाया था इसको। इससे यदि आप रिलैक्स वाली इमेज चाहते हो तो इसके फोकस पे ऑब्जेक्ट रखो, तो ये आपको बीटा थोड़ा सा बढ़ा के देगा और आपकी आंखों को रिलैक्स रखेगा। लेकिन यदि आप इससे सेटिस्फाई नहीं हो तो इसको आगे खिसकाओ, और ये तो इमेज है, ये तो आगे खिसकेगी नहीं, तो इसलिए इसे तो पकड़ नहीं सकते ना, तो इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके आगे ले जाओ, ये और आगे खिसक जाएगी, बीटा और बढ़ गया, ठीक है कि नहीं। तो आपने क्या देखा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर जो कल तक आ रही थी उसमें इसका कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई, ऐड भी नहीं हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। इसके जो कल तक हम अकेले इस पे डिपेंड थे उसमें मल्टीप्लाई हो गया एमओ। तो मैंने पहले ही बोला था ये इसका रोल बस पहले ये खेलेगा फिर ये खेलेगा। अब एक और चीज, ये ऐसी निकलेगी डी अपॉन यू, इसकी चिंता मत करना, ये डी अपॉन यू से ही निकलेगी। हाँ इस केस में, ये जो केस है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, इसमें हम सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर डायरेक्ट डी अपॉन एफ ही यूज कर सकते इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी ये वाले में, इस वाले में। तो आप सिर्फ इतने फिगर को देखो, कल इस केस में इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर आती थी कितनी आती थी, डी अपॉन यू को यूज करते थे तो डी अपॉन एफ आती थी कि नहीं। तो यदि इस एडजस्टमेंट में जनरेट हुआ है तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर डी अपॉन एफ लिख देना। और इस केस में
इस केस में बताना सिंपल माइक्रोस्कोप की या आई पीस की मैग्नीफाइंग पावर क्या लिखूंगा बोलो? डी अपॉन यू तो है ही है, लेकिन यदि डायरेक्ट ये सवाल आता है तो लिखूंगा डी अपॉन एफ प्लस 1। समझ गए? क्योंकि इस सिचुएशन में वो ये कर देता था, ये जब इमेज 25 पे बनाते थे तो ये कर देता था, और नहीं तो ये होता था। मतलब ये वाला काम तो वही है जो कल तक कर रहे हो, इसका काम बस एमओ मल्टीप्लाई हो रहा है। और एमओ कितना आसान है, एस डैश अपॉन एच, एस डैश अपॉन एच बस। ओके, और इसमें कुछ रहता है? हाँ, अब बताओ इसमें से यदि आपसे कोई पूछे मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कौन सी है, लेफ्ट वाली या राइट वाली? दिमाग फट जाएगा, थोड़ी देर और देख ले बस। ये बताओ मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कौन सी है इन दोनों में से? यदि ये कहता है मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर निकालो, ये मिनिमम वाली है और ये इसकी लार्जर मैक्सिमम है, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है। इससे ज्यादा कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कुछ नहीं कर सकता। चलो तो छुट्टी कर देता हूं, तुम्हें होमवर्क दे देता हूं, ठीक है कर देता हूं छुट्टी, फिर मैं ऐसे भी नहीं पढ़ाना चाहता तो। लेकिन एक काम करेंगे प्लीज, आप क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 करिएगा। पहले 34, 35 कर लेना है ना। ओ नहीं 35 नहीं, ये गलत बोल गया मैं, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो टेलीस्कोप के सवाल है। ये करोगे आप 9.11, 9.11 और 9.11। ओके ठीक है, 11 और 11 करने हैं आपको। कौन से? 11वां और 12वां सवाल करना है होमवर्क में, ठीक है। और हो सका तो फिर 11वें 12वें सवाल की मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, समझ गए? आप अपने आप करना। हाँ, एक्सरसाइज का 11वें 12वें मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा। यदि नहीं हो तो उस वीडियो को देख लेना। हमारा सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि यार समय बहुत कम बचा है।